एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। पिछले क्लास में हमने टोटल 25 प्रश्नों का उत्तर आप सभी 10th वाले बच्चों को बताया था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यानी पिछला जो सीरीज था उसका ये दूसरा सीरीज हम लेके आए हैं। पहला सीरीज में टोटल 25 प्रश्नों को देखे थे। आज के सीरीज में 25 प्रश्न को देखेंगे, टोटल 50 प्रश्न हो जाएगा और बचेगा फिर 30 प्रश्न। तो नेक्स्ट वीडियो यानी कल जो वीडियो आपको मिलेगी तो आपका ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद क्लास 12th वाले बच्चे के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज लानी है, चूँकि इनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। उनका एग्ज़ाम जब समाप्त हो जाएगी ना फिजिक्स की, तो फिर आप सभी बच्चों के लिए हम लगातार वीडियो लेके आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप जो खाना खाते हैं, जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, तो भोजन का पचना एक तरह से क्या होता है, अभिक्रिया होता है। तो यह किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, ये आपसे ये प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि शरीर में भोजन का पचना जो है वो एक प्रकार का उपचयन होता है ना। तो उपचयन यानी खाना का जो पचना होता है ना, वो एक उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, उपचयन, यस ऑप्शन ए तो दिया। आगे देखते हैं, संयोजन भी है, विस्थापन है, अपचयन। अब देखिए यहाँ पे दो प्रश्न, एक मतलब ऑप्शन है, एक उपचयन है और एक अपचयन है। मैं बात कर रहा हूँ उपचयन की, क्लियर, यानी ऑक्सीडेशन की। इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए की ओर जाएगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। यानी जब कली चूना पे आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं ना, जल डालते हैं ना, तो वो अभिक्रिया होता है। तो उस अभिक्रिया का क्या नाम है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद होगा, कई बार तुमने क्लास में पढ़ा भी होगा कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो जो अभिक्रिया होती है ना, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन में देखते हैं कहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल है। तो 27 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। यानी आपको 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है, उनमें से आपको चुनना है कि सबसे ज़्यादा अधिक, है ना, अभिक्रियाशील कौन है, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे Cu यानी कॉपर दिया है, Hg दिया है ना, Ag दिया है चांदी, ये आपका मरकरी हो गया, और Au यानी सोना दे दिया है। तो सबसे ज़्यादा इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभिक्रियाशील कौन है। एक बात जान लीजिए, आपको हम बता देते हैं, सोडियम जो होता है ना, सोडियम मैग्नीशियम, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये 4 ऑप्शन की बात अगर हम ना करें, इन 4 ऑप्शन के अलावा अगर बात किया जाए, जो सबसे अधिक कोई पूछ देगा कि अभिक्रियाशील कौन होता है, तो याद रखना सोडियम और मैग्नीशियम जो होता है ना, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। लेकिन इन 4 ऑप्शन में आपको तय करना है कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, और इसका उत्तर आप लोग देंगे। पिछला प्रश्न सीरीज का जो हमने प्रश्न किया था, उनमें से सभी बच्चे ने उत्तर सही किए हैं। तो 28 जो है आज का आपका HW प्रश्न रहा। आप इसका जवाब देंगे। आपके प्रश्नों का उत्तरों का, जो हम प्रश्न पूछते हैं उसके उत्तरों का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो प्लीज़ इसका उत्तर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और आपको पता है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, CaOH का होल टॉय, ये होता है चूना जल का। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि चूना जल का कहीं ऐसा ऑप्शन है क्या, देखते हैं, नहीं है। ये दिया है क्या, CaCl3, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, CaOH2, यस ये है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन जाएगा डी के साथ। आप लोग कई बार ये पढ़े भी होंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। मोस्ट VVI प्रश्न है ये, याद रखना, प्रश्न आएगा। नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होता है।
सबसे पहले इसके बारे में कुछ सुन लीजिएगा ना, तो क्लियर हो जाएगा। इस पे आधारित जितना भी प्रश्न आएगा, आप विश्वास रखिए हमारी बातों को अगर एक बार सुन लेंगे ना, तो सभी प्रश्न आपसे हल हो जाएगा। क्लियर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह क्षारीय विलयन है। क्लियर। एक बात समझ में आ रहा है कि कोई विलयन है ना लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो वह क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। पीएच के रूप में, अगर पीएच की बात किया जाए, पीएच के रूप में 7 से कम अम्लीय होते हैं। यानी अगर 7 से अगर किसी का मान कम होता है तो याद रखना कि वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक कोई भी होता है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि इसका जो मान होगा ये 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि 7 से अधिक क्या है। अब 7 से अधिक करने का मतलब ये नहीं कि 7 से अधिक यानी 40-45 ये हो जाए, ऐसा भी नहीं। 7 से अधिक यानी 8 हो सकता है, 9, 10 जा सकते हैं। यहाँ 11 है, चलो ऑप्शन ये हो सकता है, लेकिन यहाँ 10 भी है। और 5 7 से कम हो गया। ए और बी दोनों की बात कर रहा है, ए और बी। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। वैसे आप लोग इसका उत्तर अगर हमसे पूछा जाए ना, तो हम तो दोनों के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन जो है इसके साथ जाएंगे। लेकिन बुक में जब आप पढ़ोगे ना कभी कभी, तो उसका मान 10 दिया रहता है। क्या दिया रहता है? 10 दिया रहता है। लेकिन 7 से अधिक हम बोले हैं कि क्षारीय होता है। यहाँ तो हम कन्फ्यूजन दूर कर दिए हैं। तो इसका जो आंसर हमसे पूछिएगा तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। वैसे आपको जो लगे उसका आंसर आप हमें बताएंगे। ठीक है ना। ये प्रश्न का उत्तर आप स्पेशली रूप से देना ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एल्काइन में कार्बन, फिर कहता है कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं एल्काइन में। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? CnH2n-2 ये होता है ना। तो अब हम तो सूत्र आपको लिख दिए हैं। अब इससे आपको ये तय करना है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजी बंधन होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ना आप बताएंगे। ऑप्शन में 1, 2, 3 और 4 जो आपको लगे इसका उत्तर आप देंगे। यानी 2 प्रश्न आपका HW रहा। और तीसरा में जो कन्फ्यूजन की बात थी, मैंने डिफिनीशन बता के उसको क्लियर कर दिया है। तो उसको आप बताएंगे कि क्या हम सही हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आप लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो बता सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 32 की ओर। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? और इसके लिए हम बचपन से भी पढ़ते हुए आप लोग आ ही रहे हैं कि ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो C6H12 यानी 6 दूना 12 ऐसे करके हम लोग करते थे, और O6 है ना, यानी 6 12 6 में इसको हम तोड़ देते हैं। तो ऐसा याद करने का एक ट्रिक था। तो ऑप्शन में कहीं है क्या? C6 है, H12 भी, O6 भी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए जो है ना, इसका आगे हम नहीं देखेंगे, ऑप्शन ये जो है 32 का ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। यानी उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, ये पूछ रहा है आपसे प्रश्न में। तो आपको पता है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो होते हैं ना वो साबुन कहलाते हैं। ऐसा डिफिनीशन में हम लोग ने पढ़ा भी था। तो कहीं साबुन है क्या? ऑप्शन ए तो दे रहा है, अपमार्जक है, रबर है, प्लास्टिक नहीं। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, आपको भी जाना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक कहते हैं। यानी CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो एल्डिहाइड का लग रहा है ना। किसका लग रहा है? एल्डिहाइड इसका लग रहा है। तो कहीं ऑप्शन में है क्या, देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए में ही क्या क्या दिया, एल्डिहाइड दिया है, अल्कोहल दिया है, और अल्कोहल का तो ये होता है ना, कीटोन दिया है। इनमें से कोई नहीं, हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, देखिए ये प्रश्न का उत्तर हम कल भी बताया था, आज प्रश्न फिर से रिपीट लगता है ऐसा हो रहा है। कह रहा है आवर्त सारणी के लिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना, बाएं से जब तुम दाएं जाओगे ना तो परमाणु की त्रिज्या में मतलब वो जो होता है ना घटती है। यानी वो जो है
डिक्रीज करती है, तो डिक्रीज ऑप्शन ए है। ऐसे घटती है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो ऑप्शन 35 का ए के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, याद रखना, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा, और इसके उल्टा अगर कर देंगे तो बढ़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार, यानी अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, आपसे ये पूछ रहा है। अभी हम जस्ट आपको बताए थे, ऊपर भी प्रश्न जो था उसके अनुसार ही चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे जेड इफेक्टिव पढ़े हैं। जेड इफेक्टिव में आप लोग को पढ़े होंगे कि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। देखो तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, एक बार देख लेते हैं। बाएं से दाएं जाने पर, ये तो त्रिज्या वाला बात है, छोड़िए, यहाँ जेड इफेक्टिव की बात मैं कर रहा हूँ। याद रखना, बाएं से दाएं जाने पर, यानी लेफ्ट से, है ना, लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तथा परिरक्षण का प्रभाव क्या होता है, घटता है। एक बार फिर से बोल देते हैं, बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तथा परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, घटता है। तो इसके अनुसार अगर हम चलें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का जो मान होता है वो सबसे, इसमें अगर देखा जाए, ये जो तत्व दिया है LiOCBe, बी करने का मतलब बेरिलियम, है ना, तो ये सब फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब दिया है। तो यहाँ जो कह रहा है ना कि बढ़ते क्रम में सजाएं, याद रखिए, बढ़ते क्रम का मतलब समझ रहे हैं कि नीचे से सीढ़ी आप चढ़ते हैं, पहला, फिर ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से आपसे पूछ रहा है। तो इसके अनुसार कौन सा होगा, तो सबसे पहले आपका लिथियम आता है, फिर Be आता है, उसके बाद इसमें और क्या दिया है भाई, बी के बाद कार्बन दिया है, यस कार्बन दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नाइट्रोजन दिया है, नहीं दिया है। ऑक्सीजन दिया है, तो ऑक्सीजन को ले लीजिए। उसके बाद लोहा है, यस एफ है, एफ ही नहीं, लोहा नहीं, सॉरी, लोहा तो एफ ही होता है, फ्लोरीन दिया तो एफ ले लीजिए। तो पहले Li होगा, फिर Be, उसके बाद C, उसके बाद आपका O, फिर F, ऐसा कहीं है, देखिए तो इस तरह से बना हुआ है, Li, फिर Be, फिर B, है ना, ऐसे हम एक लाइन से बना देते हैं। C, फिर नाइट्रोजन का होता है, फिर ऑक्सीजन, है ना, फिर इस तरह से बनाता है, ऐसा है। Li है, देखिए ऑप्शन Li कहीं, हाँ Li से स्टार्टिंग है। फिर B की बात की, वो भी है। फिर कार्बन की बात मैंने किया, तो कार्बन यहाँ तो है, हाँ है। उसके ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन भी है। तो ये आपका राइट आंसर लग रहा है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर होगा वो हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, याद रखिएगा। एक बार वीडियो को थोड़ा सा रोक के ना हम जो बोले हैं उसको सुन लीजिए कि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तथा परिरक्षण प्रभाव घटता है। और आप अगर आवर्त सारणी के अनुसार ही चलेंगे, करने का मतलब आवर्त सारणी का आप देखते होंगे, जहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सब पढ़े हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो उसके अनुसार बात किया जाए तो पहले Li ही ना आता है, उसके बाद ना Be आता है ना। इसके अनुसार से Li है, फिर B है ना। उसके बाद जो नंबर आता है कार्बन का आता है, तो यहाँ भी कार्बन दिया है तो इसको ले लीजिए, इसको ले ही लिए, इसको ले ही लिए। कार्बन के बाद आता है ऑक्सीजन, तो इसको ले लीजिए। फिर ऑक्सीजन के बाद F आता है, तो F ले लीजिए, और सब में इस तरह से आप लगा दीजिए। तो इसके अनुसार चलते हैं तो ऑप्शन भी सही होगा। अगर आप समझ गए होंगे तो बता दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 36 हम समझ लिए हैं। अगर दिक्कत होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को बढ़ाइएगा मत, बहुत कुछ इसमें बताने जा रहे हैं और ऐसा चीज़ बताएंगे ना कि आप पहली बार सुनेंगे, बहुत कुछ। इससे अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा ना, चाहे जॉब की तैयारी करें या कोई भी चीज़ की तैयारी करें, तो याद रखना आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाला है। प्रश्न कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है, तो आपको पता है कि सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है, याद ही रखिएगा। ऐसा भी पूछ देगा कि ऑक्सीजन के बाद, पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो याद रखना सिलिकॉन है। फिर बात करें इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज स्वीडन के रसायन शास्त्री, स्वीडन के रसायन शास्त्री जोन्स जकब ब्रजेलियस
ब्रजेलियस है ना, जोन्स जकब ब्रजेलियस नामक वैज्ञानिक ने इसका उपयोग किया था, मतलब इसकी खोज की थी, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो उपयोग होता है ना, शीशे में होता है, कंप्यूटर चिप वगैरह होता है CPU, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ये बात भी याद रहेगा। अगर उपयोग पूछेगा तो बता देंगे, शीशे, कंप्यूटर चिप्स इत्यादि में। इसकी खोज किसने की, तो जोन्स जकब ब्रजेलियस ने की। फिर कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक हैं, तो भैया स्वीडन के हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व आपका सिलिकॉन है, ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास की अगर बात किया जाए, एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक जो मास होता है ना 28.0855 U के आसपास होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगर इसकी डेंसिटी यानी घनत्व की बात किया जाए तो इसकी घनत्व 2.33 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर पूछिएगा ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो याद रखें सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ये भी याद रहेगा। अगर इसका पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ़िगरेशन शायद बोलते हैं ना, तो उसका क्या होता है, यानी सिलिकॉन का, तो इसका जो होता है Na है ना 3s2 3p2 करके होता है, क्लियर। और इसका जो इलेक्ट्रॉन पर सेल की बात अगर कर दी जाए, यानी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन पर सेल की बात करें, प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो ये 2, 8, 4 में क्या होते हैं, तो बटे होते हैं। इतना बात आप याद रखना, इतनी बात आपको अभी क्लास 10th में नहीं पढ़नी है, क्लास 12th वगैरह में शायद केमिस्ट्री वाले सब लोग पढ़ाते भी हैं, उसकी आइडिया उतना मुझे नहीं है, जो 12th में इतना है, चूँकि हम लोग उतना नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन फिर भी सेल्फ स्टडी करने से इतना आपको नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन एक बार क्लियर हो जाना, बहुत अच्छा चीज़ हमने बताया है, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए। अगर समझ गए होंगे तो 37 नंबर प्रश्न में अगर आपको अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं कि आने वाला हर प्रश्न को मैं इसी तरह समझाऊँ, तो आप जवाब अपने मन से कुछ लिख के बताएंगे कि यस सर हमने समझा। अगर नहीं है तो खैर कोई बात नहीं। तो इसका जो उत्तर है ना, हम जाएंगे किसके साथ, चूंकि उपधातु है तो ऑप्शन नंबर सी का ए में धातु है, अधातु है, यस उपधातु है, तो उपधातु इसका सही उत्तर होगा। सिलिकॉन जो है एक उपधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, एक क्लियर हम कर देते, फिर इसको हम HW बना देते हैं। ये HW आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले एक बात हम बता देते हैं कि सर्वाधिक धनात्मक जो होता है ना सीजियम तत्व है। सबसे ज़्यादा धनात्मक तत्व जो है वो सीजियम है। और सीजियम जो है ना एक क्या बोलते हैं उसको, अरे यार थोड़ा सा दिमाग मिस कर रहे हैं, वो CS की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, वो एतकली समूह का धातु है, ऐसा कुछ था, याद नहीं आ रहा, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 55 होती है। और परमाणु भार की बात कर दिया जाए तो 132.81 के आसपास होता है, यानी परमाणु संख्या 55 और परमाणु भार 132.81, क्लियर। और इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ये तो सही बताए हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा ना सही, उसका आप जवाब देंगे, क्योंकि आपका जवाब जब देखते हैं तो पता नहीं ऐसा लगता है कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो से कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे हैं। और आपके लिए 100 बच्चा 150 बच्चा अगर पढ़ लेता है तो काफ़ी अच्छा होगा, देश का निर्माण हो जाएगा। और इससे ज़्यादा खुशी की बात हम क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 39 तो काफ़ी शानदार प्रश्न भी है और कई बार जो है एग्जाम में आया भी है। प्रश्न कह रहा है, देखिए BPSC के एग्जाम में भी पूछता है ऐसा प्रश्न, कई बार रेलवे के एग्जाम में भी पूछा है, बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा है। खैर क्लास 10th की बात हुई, 10th में बात करते हैं। कहता है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। लेकिन इससे संदर्भ में आपको कई प्रश्न पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछे। तो एक बार इसके बारे में हम बता देते हैं, अगर आप अच्छे से सुन लेंगे ना तो इससे संदर्भित कितना भी सवाल होगा ना, कहीं भी होगा ना, कोई भी पूछेगा ना तो उसका उत्तर आप जरूर बता देंगे। तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, सबसे पहला ये प्रश्न है। तो याद रखिए टिहरी बांध जो है भारत के उत्तराखंड में इसका उपयोग मतलब इसका निर्माण किया गया है। पूछे किस नदी पर, तो इसका जो है ना भागीरथी नदी का नाम आप सुने होंगे, भागीरथी नदी
भागीरथी नदी पर यह एक बहुउद्देशीय चट्टान और क्या कहते हैं जलाशय वाला तटबंध बांध है। मतलब टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड में टिहरी के पास, टिहरी एक जगह है उसके पास भागीरथी नदी पर एक बहुउद्देशीय चट्टान और जलाशय वाला तटबंध करने का मतलब तटबंध की बात कर रहा हूँ, है ना, बांध है। और इसका निर्माण जानते हो, आप सर्च करोगे कि 1978 से शुरू हुआ और 2006 में जाके ये पूरा हुआ। यानी कोई पूछेगा कि टिहरी बांध का बनना कब से शुरू हुआ, तो 1978 से। इसका मतलब निर्माण कार्य पूरा कब हुआ, तो 2006 में। किस नदी पर बनाया गया है, तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। क्लियर। और ये एक बात और जान लो, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध। अगर पूछ देगा भारत का सबसे ऊंचा बांध, बहुत सारे बच्चे वीडियो को क्या करते हैं, आंसर के चक्कर में बढ़ा के देखते हैं। तो बढ़ा के आंसर लेके तुम क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और हम जितना बात बोलते हैं सुन लोगे तो 10-15 ऑब्जेक्टिव तुम ऐसे ही लिख लोगे अगर पढ़ने की इच्छुक हो तो। देखो अभी कितना प्रश्न पूछ गया। कोई पूछ देगा टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, एक तो प्रश्न इससे भी पूछ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये किस नदी पे बनाया गया है, तो भागीरथी नदी पे बनाया गया है। इसकी निर्माण कार्य शुरू कब हुई, तो 1978 में। ये पूरा कब हुआ, तो 2006 में, है ना। और एक बात और जान लो, ये विश्व के सबसे बड़े बांधों में से भी एक बांध माना गया है। और इसकी जो बिजली उत्पादन की क्षमता जो है वो 1000 मेगावाट याद रखना इसकी क्षमता है, ठीक है। और ऊंचाई की अगर बात कर दी जाए कि इस टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 260.5 मीटर, मतलब फुट में अगर बात किया जाए तो 855 फुट, है ना, 855 फुट है। और वो क्या बोलते हैं, लंबाई की बात किया जाए तो 575 मीटर, और फुट में तो 1886 फुट, है ना। तो दोनों चीज़ बता दिए, इसकी ऊंचाई बता दिए, लंबाई बता दिए, कितना बिजली उत्पन्न करता है ये बता दिए। मतलब कितना इसमें प्रश्न आप बना सकते हो। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए ये प्रश्न के अनुसार कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड। कहीं है, नहीं है, बिहार, उत्तराखंड है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर जाएगा। देखो वीडियो को प्लीज़ बढ़ा के मत देखना, बहुत दिक्कत होगी। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं, किस धातु के, इसका तो रटा रहा है, सोडियम को हम डुबा के रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो जाएंगे हम लोग सोडियम के साथ, ऑप्शन बी। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, ऑप्शन क्या है, तो सर्फ एक्सल। अरे भाई सर्फ एक्सल तो ब्रांड है सर्फ का, जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं, कोई दिक्कत। शैम्पू, झाग इसमें भी उत्पन्न होता है, इसमें भी, चलो भाई शैम्पू भी। ईजी सर्फ अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, आप उन्हीं कपड़ा जो साफ़ करते हैं तो ईजी में 2 रुपया 5 रुपया में मार्केट में आपको इसे पाउच मिल जाएगा, वैसे डब्बा भी मिलता है, तो ये भी साफ़ करने का काम आता है। उपरोक्त सभी, देखिए इसका आंसर जो होगा ना 41 का, ये जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ये सभी आते हैं, अपमार्जक में सभी आते हैं, ठीक है। आप लोग क्लास 10th में पढ़ते भी होंगे, अपमार्जक और साबुन में अंतर स्पष्ट करें। पता नहीं अब है कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर होगा तो आप लोग याद कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। कल ही ना बताए थे जो इसका उपयोग कहाँ पे कैसे होता है, तो सौर सेल में जो होता है सिलिकॉन का उपयोग होता है। कहीं है प्लास्टिक का उपयोग होगा नहीं, यूरेनियम परमाणु बम बनाने जा नहीं रहे हो तो इसका उपयोग होगा नहीं, प्लूटोनियम का होगा नहीं, सिलिकॉन है। तो ऑप्शन जो है 42 का प्रश्न नंबर का ऑप्शन बी जो है ना ये राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं, निगेटिव प्रश्न है, नहीं होता है। यानी 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कि किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है। पहला आपका जो ऑप्शन है वो है CNG, दूसरा जो है LPG, तीसरा बायोगैस, चौथा कोयला। सबसे पहले एक बात हम बता देते हैं, CNG जो है एक प्राकृतिक गैस है, क्लियर। उसके बाद LPG जो है ये पेट्रोलियम गैस है, बायोगैस जो है ये गोबर से बना हुआ गैस है, और कोयला तो भैया जो खदान से निकलता है कोयला वो एक
मतलब लोग मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं कई सालों के बाद, है ना, इस तरह से निकलते हैं जीवाश्म ईंधन के रूप में, आप लोग पढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ जो प्रश्न कर रहे हैं जो उपयोग में नहीं लाए जाते हैं, वो इसे बिहार बोर्ड के लिए तो लोग कोयला देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका सही उत्तर CNG होगा, ठीक है। बहुत जगह भी CNG नहीं आया है, पटना वगैरह में, जो बिहार में बात कर रहे हैं तो पटना वगैरह मुजफ्फरपुर में कहीं कहीं इसका प्लांट बैठाया गया है। ये सस्ता होता है अन्य गैसों की तुलना में। तो अभी जो हम उत्तर जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 2Cu + O2, जब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन होता है, करवाते हैं तो क्या बनता है, 2CuO बनता है। ये क्या है, ये है क्या चीज़, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि 2Cu + O2 का अभिक्रिया हम किससे कराएंगे। कहने का मतलब 2Cu का अभिक्रिया अगर हम O2 से कराएंगे, है ना, तो ये बनेगा 2CuO बनेगा। ये बात पता है ना। यानी 2Cu का अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ये बन जाता है 2CuO, Cu यानी कॉपर, है ना। तो यहाँ पे, और Cu मतलब कॉपर, ओ मतलब ये आपका ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड ही हो जाएगा। CuO का मतलब कॉपर ऑक्साइड हो गया भाई, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो जब 2Cu का हम क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं O2 के साथ, तो ये बन जाता है 2CuO बनता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन का एक वृद्धि हो रहा है, नहीं, ये ऑक्सीजन में इसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ऑक्सीजन का वृद्धि होना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन का वृद्धि कहलाना मतलब वृद्धि जब होता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है, पहले देख लेते हैं। ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण करने का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, याद रखना। अवघटन, अवघटन का मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी, मतलब इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, में वृद्धि होगा, और ऑक्सीजन में क्या होगा, कमी होगा। याद रखना, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन में वृद्धि होता है, ऑक्सीजन में कमी होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होता है, हाइड्रोजन में कमी होता है। उसके बाद आपका है उदासीनीकरण। इसमें क्या होता है, अम्ल की अभिक्रिया, मतलब अम्ल, अम्ल समझते हो ना, अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार से करवाई जाती है ना, तो लवण और जल मिलता है। जब अम्ल की अभिक्रिया आप कराएंगे ना, किसके साथ, तो क्षार से, तो क्षार से जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल मिलता है, तो ये उदासीनीकरण हो जाएगा। और अगला जो है आपका विस्थापन है। विस्थापन यहाँ अवक्षेपण होना चाहिए था, विस्थापन पता नहीं कैसे दे दिया, तो अवक्षेपण होना चाहिए था यहाँ, ये गलत है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अवक्षेपण, उत्पाद के फलस्वरूप जो अवक्षय प्राप्त होता है उसको अवक्षेपण कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इसलिए ऑक्सीकरण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा ना, वो जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए के साथ, याद रखना ये चीज़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पे कुछ समीकरण दिया गया है और इसको आप संतुलित करके हमें बताएंगे कि कौन सा इसमें संतुलित नहीं है। अब यहाँ पे हम संतुलित तो कर नहीं सकते, उतना टाइम वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाए, लेकिन एक चीज़ हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं। कहीं पे जगह है तो हम आपको थोड़ा सा, यहाँ पे जगह अच्छा खासा है तो यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि किस प्रकार से आप इसको संतुलित कर सकते हैं। जैसे कुछ हम लेते हैं, कोई भी तत्व कुछ भी हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम प्लस CuCl2, है ना, का जब हम इसका अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है, AlCl3, है ना, प्लस, जगह भी तो नहीं बच रहा है, प्लस यहाँ पे Cu लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ये हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया कॉपर क्लोराइड, ठीक है, कॉपर क्लोराइड हो गया, और ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, और ये आपका Cu यानी कॉपर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम देखेंगे एल्युमिनियम में ऑक्सीकरण की जो संख्या होती है ना, वो 0 होती है। क्लास में केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाए भी होंगे। और इसमें जो है ये तो आपका 0 CuCl है ना 2, यानी कॉपर क्लोराइड है ना, इसमें ऑक्सीकरण की जो संख्या होती है ना, वो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। इसलिए इसको हम पूरा जब पढ़ेंगे ना तो ये होगा कॉपर सेकेंड क्लोराइड, यानी कॉपर 2 क्लोराइड। और इसमें की बात किया जाए, एल्युमिनियम क्लोराइड की बात किया जाए, तो इसमें ऑक्सीकरण की संख्या 3 होती है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड कहते हैं। क्लियर।
और यहाँ पे भी कॉपर है तो 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अंतर की बात किया जाए तो अंतर क्या हो रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 0 है। क्लियर। तो कॉपर इसका जब हम निकालते हैं, इसका हम निकाल कैसे 2 आया इसको हम निकाल के बता देते हैं। जैसे CuCl2 है ना, तो Cu का मतलब 0 हो गया, Cu का तो सॉरी इसको जो है ना किसका आप Cu को आप x मान लीजिए ऑक्सीकरण संख्या, अब प्लस Cl का जो होता है ना -1 होता है और इसका हम 2 से गुना कर देते हैं। तो ये -1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। क्लियर। देखो एक बार समझा देते अच्छे से, वो जो लिखे तो उसको छोड़िए। जैसे CuCl2 इसको हम लोग मान लेते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या x, और Cl है ना Cl2 इसके लिए जो होता है ना प्लस इसका वैल्यू जो होता है ऑक्सीकरण -1 है ना, गुना 2 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x -2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लिखे थे अभी, क्या लिखे थे, तो Al प्लस CuCl2 इसका अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या होता है AlCl3 प्लस Cu। क्लियर। तो इसका जो होता है ऑक्सीकरण संख्या जो होता है कितना होता है, 0 होता है। क्लियर, याद रहेगा। और इसका जो होता है ये जो इसका भी सॉल्व कितना आया था, 2 आया था। ठीक है, इसका कितना होता है तो 3 होता है और इसका फिर 0 हो गया। तो संतुलन करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे फिर 3 हो जाएगा। तो ये संतुलन हो गया। तो इस तरह से संतुलित करके आप हमें बताएंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, और नहीं समझे होंगे तो फिर कोशिश करेंगे बेहतर ढंग से समझाने का। क्या कर सकते हैं, जगह नहीं है, इतना जगह में उतना अच्छे समझा नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत हमें भी हो रही है। लेकिन अगर तुम लोग समझ गए होगे तो अच्छी बात है। तो संतुलित करके जो है ना तुम इस प्रश्न का उत्तर हमें बताओगे, हम इंतजार करेंगे 45 नंबर प्रश्न का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। थोड़ा देर पहले न बताए थे कि उदासीन विलयन का pH मान की बात किया जाए तो इसका जो मान होता है ना 7 होता है। तो 7 ऑप्शन कहीं है, यस ऑप्शन ए जो है ना ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है ना, यहाँ पे कुछ अम्ल दिया है और इसमें से आपको पूछा निम्नांकित में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है ना ये सबसे दुर्बल अम्ल होता है, क्योंकि यह विलयन में ज़्यादा है ना नियोजित नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, दुर्बल होता है। एसिटिक अम्ल कहने का मतलब CH3COOH, डबल ओ मत पढ़िएगा, ओ ही होता है। तो CH3COOH है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल। कहीं ऑप्शन है क्या, नहीं है, नहीं है। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है, यानी क्रायोलाइट अयस्क है किसका, ये पूछ रहा है। तांबा का नहीं, लोहा का नहीं, मैग्नीशियम का नहीं, एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम इसका जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। वीडियो पसंद हो रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कहीं भी समस्या हो तो इनबॉक्स में जाके, जो आपका नीचे है ना मैसेज बॉक्स, वहाँ पे जाके आप अपनी समस्या से हमें रूबरू कराएंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में हम और बेहतर कर सकें आप लोग के लिए। अगला जो प्रश्न कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है 18 होती है। तो यहाँ 17 है, यहाँ 19 है। बी, ऑप्शन बी जो है ना इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा 49 प्रश्न का। अब चलते क्वेश्चन नंबर आखिरी आज का 50 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। किसका, तो फॉर्मिक अम्ल का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मिक अम्ल का ना रासायनिक सूत्र देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो HCOOH होता है। इतना बात समझ गए। और इसका जो क्रियाशील यानी क्रियात्मक जो समूह होता है ना, समूह, वो होता है COOH। क्लियर, यानी ये आपका रासायनिक सूत्र हो गया और क्रियात्मक समूह जो हो गया इसका COOH हो गया। इसमें अगर कार्बन की संख्या बात किया जाए तो 1 होता है, ये भी बात क्लियर। और इसकी संरचना स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है
COOH, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाता है। इतना बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। चलते हैं आगे फिर चलते हैं। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, यही ना। एक बात आपको पता है, अगर कार्बन एक होता है ना, तो उसके लिए हम लोग उसको कहते हैं मीथेन। यानी अगर C की संख्या एक होता है तो वो होता है मीथेन, पता है ना, ऐसा पढ़े होंगे। मीथेन क्यों होता है आगे पढ़ लेना। और अगर हम COOH में प्रत्यय लगा दें तो ई होता है COOH में अगर प्रत्यय लगाएंगे तो ई बनता ओइक। क्या बनता है? ओइक, है ना, अम्ल बनता है, यानी ओइक अम्ल ये जो होता है लगता है इसमें। तो उधर हो गया आपका क्या बना था? मीथेन। C बराबर 1 मतलब मीथेन बना। और अभी हम इसका क्या लाए थे? COOH का क्या लाए? तो ओइक लाए, है ना, ओइक। तो मिथेनोइक क्या बना? मिथेनोइक, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मिक। शायद देख लेना, यहाँ तो ऑप्शन में कहीं इंग्लिश में फॉर्मिक नहीं दिया है, मिथेनोइक ही दे दिया है, तो फॉर्मिक ही बोलते हैं। तो मिथेनोइक कहीं है, मिथेनोइक है। ऑप्शन ए जो है 50 नंबर का, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न है तो आप उसका उत्तर आप हमें बताएंगे। लेकिन यहाँ 100% मैं बोल रहा हूँ कि इसका उत्तर यही होगा, है ना। इसको इंग्लिश में फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। एक बार आप लोग देख लेंगे। वीडियो पसंद आई होगी, चूँकि बच्चे बहुत कम देख रहे हैं, हमको ऐसा लगा, तो आप बताएंगे ताकि इसका जो 30 प्रश्न का है ना उसको भी पूरा कर दूं। अगर पसंद नहीं आएगा तो अब वीडियो में नहीं लाऊंगा क्लास 10th वालों के लिए अभी, क्योंकि क्लास 12th का एग्ज़ाम बहुत करीब है। तब तक के लिए धन्यवाद। मतलब आप अपना ख्याल रखिए।